हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। आज हम लोग स्लॉट 2 कैट 23 का डिस्कस करेंगे क्यूए के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्लॉट 1 डिस्कस किया था। स्लॉट 2 स्लॉट 1 से मैं कह सकता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एज स्टार्ट कर रहे हैं कैट 24 के लिए 100 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा टिल 15 अगस्त, जिससे आपकी फीस 12,500 हो जाएगी ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन के लिए 7,999। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। 4 आवर्स की डेली क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेगा, हर क्लास का वीडियो बैकअप आपको मिलेगा, टॉपिक एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, फैकल्टीज जो होंगे वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, एंड वेट जीडीपीआई का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर D72 सेक्टर पी, अलीगंज, लखनऊ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला सवाल सीरीज का सवाल है। ए एन एंड बी एन, ये दो जनरल टर्म है सीरीज के, टू सीक्वेंसेस। ए एन की जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 13 + 6n - 1। सो इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6n - 6 और प्लस का 13 तो +7 आ जाएगा। एंड सेकेंड जो जनरल फॉर्म है अगली सीरीज का, वो है बी एन। बी एन इज 15 + 7n - 1, 7 × n - 7, तो ये आएगा 7n + 8, राइट। सो दो जनरल टर्म यहाँ से आ गए फॉर ऑल नेचुरल वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, नेचुरल वैल्यूज का मतलब कि 1 से शुरू कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो 1 से अगर हम शुरू करें तो सीक्वेंस कैसा दिखेगा। अगर मैंने n की जगह 1 रखा तो ये 13 फर्स्ट टर्म आएगा, फिर आपका 2 रखेंगे, है ना, तो इधर आएगा 19, या फिर आप बोल सकते हैं कि 6 का डिफरेंस होगा। ओके, सो 6 का डिफरेंस भी बनाइए तो 25। देन अगला टर्म आएगा आपका 31, 37, 43 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से इस सीरीज में देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा n = 1 रखने से 15, अगला 7 ऐड करके आएगा 22, 29, 36 एंड 36 + 7 43। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज भी आगे बढ़ेगी। आपसे पूछा देन द लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर दैट इज कॉमन टू बोथ द सीक्वेंस इज। सबसे बड़ा 3 डिजिट का इंटीजर जो इन दोनों सीक्वेंस में कॉमन होगा। देखिए, सबसे पहला कॉमन तो 43 आया, और आपने अगर एचसीएफ एलसीएम पढ़ रखा है तो आप ये कह सकते हैं कि आगे जो इसमें कॉमन टर्म्स आएंगे, कॉमन टर्म्स, दिस इज कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम। पहला कॉमन टर्म 43, अगला जो कॉमन टर्म आएगा, देखिए ये सीरीज किस तरह से चल रही है कि 6 का मल्टीपल है 7 ऐड हो रहा है, 7 का मल्टीपल है 8 ऐड हो रहा है, तो 6 और 7 के जो मल्टीपल, मतलब एलसीएम में एक नंबर मिलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, 42, उसके गैप पे ये सीरीज चलेगी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आगे चल के आपको एक टर्म मिलेगा जो कि होगा 85, और यहाँ पे भी एक टर्म मिलेगा जो कि होगा 85। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको 42 ऐड करने से अगला टर्म मिलेगा, इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा, राइट। तो इस सीक्वेंस में 42 का कॉमन डिफरेंस है, हम ये बोल सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का जो कॉमन है वो 43 है। आपसे कह रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। मुझे नहीं पता ये नंबर किस टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, 10वां टर्म होगा, 11वां होगा, 15वां होगा। तो मान ले रहा हूँ कि nth टर्म हो, nth तो लिखा हुआ है इसमें, mth टर्म मान ले रहा हूँ, m नंबर का टर्म होगा। जो आपका रिक्वायरमेंट है वो m नंबर का टर्म होगा, तो a + m - 1 इंटू d इज 42। ठीक है, अब 3 डिजिट का लार्जेस्ट तो देखो 1000 से कम ही होगा, राइट। हो सकता है कि 999 ही हो, राइट, हो सकता है कि 998 हो। सो वी हैव नो आइडिया, तो पर हमको एक चीज का आइडिया है कि 1000 से तो कम होगा। ओके, तो इतना काम कर लेते हैं। सो m - 1 इंटू 42
43 अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ तो ये आएगा 40 माइनस करा 960, 957, और 42 से इसमें डिवाइड करने का है। एक बार इसमें डिवाइड कर लेते हैं 42 से। पहले तो 2 टाइम्स कंफर्म है डिवाइड होगा, 1 1। इसके बाद आपका डिवाइड होना चाहिए 4 टाइम तो नहीं हो सकता, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इधर आएगा आपका 6, नहीं 3 टाइम भी नहीं होगा, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कंफर्म, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 22 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। किसकी वैल्यू? m माइनस 1 लेस देन। तो m इज लेस देन 23 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब आते हैं कि क्या पूछा गया है। सोचो कि अगर ये 23.4 या 5 होता तो इससे छोटा इंटीजर वैल्यू क्या होता? 23। इससे छोटा इंटीजर वैल्यू होता 23। इसका मतलब कि इस सीक्वेंस में 23rd नंबर पे जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 43 प्लस 23 यहाँ रख दीजिए आप, तो यह आ जाएगा 22 इंटू 42। सो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट आवर आंसर 44, 88, 88 एंड 4, 88 एंड 4 हो गया आपका 92, 43 इसमें ऐड होगा, 967 इसका आंसर हो जाएगा। 967। आई होप मैंने कैलकुलेशन करेक्ट करी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्लाइटली कैलकुलेटिव सवाल है। मतलब देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये दोनों भी आपस में इक्वल है इधर, एंड फर्स्ट एंड थर्ड भी आपस में इक्वल है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वल करता हूँ तो आप देखिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल्स टू, अपन लिख सकते हैं 29 माइनस 20। यस, ये आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9, और p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। With same logic, we can write first and third को equal करिए, p square plus q square plus 2pq is equals to 52 plus 29. This is 81. So p plus q का whole square is equals to 81. So p plus q should be equal to plus minus 9. अब आपसे पूछा है then the difference between maximum and minimum possible value of p square p cube minus q cube। अब एक तो तरीका है कि आप इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है, p माइनस क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू, ठीक है, ऐड करके। तो एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप यहाँ से p और q की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लीजिए, फिर पी क्यूब और क्यू क्यूब निकाल लीजिए। उसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम बाद में आएगा, और पहले पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर मिनिमम मैक्सिमम भी आ जाएगा, राइट। कुछ ऐसा। अगर मैं आपसे कहूँ कि p माइनस क्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो +3 हो सकता है और एक -3 हो सकता है, ठीक है। p प्लस क्यू क्या हो सकता है? एक तो आपका +9 हो सकता है, ठीक है, और एक -9 हो सकता है। अगर मैं, देखना केसेस बना रहा हूँ, अगर मैं p माइनस क्यू को 3 लेता हूँ और p प्लस क्यू को 9 और -9 लेता हूँ, तो दो केसेस। अगर मैं p माइनस क्यू को -3 लेता हूँ और यहाँ पे इसको 9 और एक बार इसको -9 लेता हूँ, तो यहाँ से p और q की वैल्यूज आ जाएंगी। चेक करिएगा, एक बार इसको ऐड करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, p आ जाएगा, ठीक है, माइनस करके डिवाइड बाई 2 करिए तो q आ जाएगा। ये लॉजिक है। तो पहले ऐड करके डिवाइड बाई 2 करें तो 6 आएगा। अगर ये 6 है तो दो वैल्यूज का सम 9 कब आ सकता है? जब दूसरा 3 हो। एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसको ऐड करूं तो -6 का मतलब ये 3 हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऐड करिए तो 6 मतलब 3 आएगा ये, तो ये 6 हो जाएगा। इस वाले केस में ऐड करिए तो माइनस का 6 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये आगे p और q के वैल्यूज, तो p क्यूब और q क्यूब के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं इन इन दीज पॉसिबल केसेस? तो ये आएगा आपका 216। उस केस में q क्यूब होगा 27,
अगला केस ये आएगा माइनस का 27, इस केस में ये होगा माइनस का 216। अब आप देखिए यही केस आगे आपको रिपीटेड होगा बट अपोजिट फॉर्म में। देखिए 27 216 माइनस 216 माइनस 27। आपको चाहिए पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का डिफरेंस। अच्छा, मैक्सिमम ये कब होगा, पहले ये सोचा जाए। जब पी क्यूब की वैल्यू मैक्सिमम हो और क्यू क्यूब मिनिमम हो, ठीक है, तब आ जाएगा मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब पी क्यूब मिनिमम हो और क्यू क्यूब मैक्सिमम हो जाए, तब आएगा मिनिमम। और जो भी वैल्यूज आएंगे उनका डिफरेंस कर दीजिएगा या फिर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, राइट। सो देखो मैं यही कर रहा हूँ। तो वो पी क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 216। जब आपने 216 लिया तो उस केस में क्यू क्यूब है आपका 27, तो 216 माइनस 27 ये आ जाएगा तुम्हारा। अगर इसमें से 16 माइनस करते तो आता है ये 200, और 11 माइनस करें तो 189। 189, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, जब पी क्यूब की वैल्यू मिनिमम हो जाए और क्यू क्यूब मैक्सिमम हो जाए। तो पी क्यूब मिनिमम, मिनिमम देखो इस केस में माइनस का 216 और माइनस माइनस प्लस 27 हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 189। और इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मतलब 189 माइनस ऑफ माइनस 189 ऐड हो जाएगा, ये आएगा आपका डबल, इसका डबल हो जाएगा 360 378। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते थे कि आप इस फॉर्मूले में जाते, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी क्यू। फिर आपको पी क्यू की वैल्यू चाहिए रहती और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर ये भी आप प्लेस कर सकते हो, राइट। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक सवाल सीरीज का, सीरीज के दो क्वेश्चन हो गए। लेट बोथ सीरीज A1 A2, एक ये सीरीज है A3 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा सीरीज है B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों ही एपी है, एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा। एंड सच दैट द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ बोथ द सीरीज आर प्राइम नंबर, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का अगर मैं D1 मान के चलूं और इस दूसरी वाली सीरीज का D2 मान के चलूं, तो D1 D2 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन की हेल्प से सारी चीजें सॉल्व होगी। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। लिखा है कि A5 की वैल्यू B9 के इक्वल होगी, ठीक है। A5 इस सीरीज से निकलेगा, सो आ जाएगा आपका A1 प्लस 4 टाइम ऑफ D1, दिस शुड बी इक्वल टू B1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ D2, ठीक है। एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन, एक और दिया कंडीशन, A19 इज इक्वल्स टू B19, यह आ जाएगा A1 प्लस 18D1 इज इक्वल्स टू B1 प्लस 18D2। इन दोनों कंडीशन से एक कॉमन वैल्यू आ सकती है A1 माइनस B1। अब इसके लिए सॉल्व करिए। A1 माइनस B1 फर्स्ट कंडीशन से कितना आएगा, 8D2 माइनस 4D1। सेकंड कंडीशन से A1 माइनस B1 कितना आएगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। A1 माइनस B1 आएगा इस कंडीशन से 18D2 माइनस 18D1, राइट। तो यहां से सॉल्व होके आ जाएगा 14D1 इज इक्वल्स टू, ये सामने जाएगा तो 10D2, तो D1 अपॉन D2 मिल जाएगा तुमको 5/7। अब 5 और 7 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, ये रेशियो आया, बट 5 और 7 के मल्टीपल्स में सिर्फ 5 और 7 ही है जो प्राइम है। इसका मतलब D1 D2 5 और 7 होंगे, ये 5 होगा और ये 7 होगा, ठीक है। तो इससे इसका ये मतलब हुआ कि अब हम लोग को पता चल गया कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। अगले स्टेप पे आते हैं। अगला यहाँ पे बोल रहा है कि B2 का वैल्यू अगर जीरो है, भाई अगर B2 का वैल्यू जीरो है इसका क्या मतलब हुआ, B1 प्लस D1 इज इक्वल्स टू जीरो है, और D1 आपको पता है, सॉरी D2 हो गया यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड सीरीज। तो B1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू आपको पता है 7, तो B1 हो जाएगा माइनस D2, ठीक है, -7। आपसे कहा गया कि A11 की वैल्यू क्या होगी, A11 होगा
a1 प्लस टेन d1। अब a1 कहाँ से आएगा? अब आपको b1 पता है, देखिए यही सब प्लेसिंग आपको करनी है, बाकी काम तो हो ही जाना है। देखिए आपको पता है कि a1 - b1 या तो इसके इक्वल है या तो इसके इक्वल है, तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ a1 हो जाएगा b1 इज -7, तो a1 + 7 = 8 टाइम्स ऑफ d2। 8 टाइम्स ऑफ d2 का मतलब 8 × 7 = 56, 56 -4 टाइम्स ऑफ d1, 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 36। तो a1 = 36 - 7, तो 29। a1 = 29, तो यहाँ रख दीजिए a1 = 29 प्लस d × d1 = 5। 50 + 29 = 79, ऑप्शन बी इसका आंसर। मतलब बेसिक कंसेप्ट पे ये सवाल था, बट अगर आपको ऊपर की डेटा से डर लग गया तो दिक्कत है ना। डरना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है जो बाउंड करेगा, जो बाउंडेड होगा बाय वाई एक्सिस। तो पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस देख लीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, वाई एक्सिस बाउंड करेगा और कौन बाउंड करेगा, और x = 5 बाउंड करेगा, तो कुछ निशान आप बना लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। ठीक है, तो x = 5 का लाइन हो गया, दिस इज लाइन ऑफ x = 5 का। ठीक है, इन दोनों से बाउंड होना है, एंड एक और, एंड ये मॉड ऑफ x - y माइनस मॉड ऑफ x - 5 = 2, और ये है। ठीक है, इनसे बाउंड करवाना है। चलो देखो, अब एक चीज समझने वाली है कि इसके अंदर रहने का है ना, इसका मतलब x = 5 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। मतलब ये वाला जो इनइक्वल, ये वाला जो मॉड होगा वो x = 5 के अंदर ही रहेगा। अगर ये x <5 के अंदर ही रहेगा तो हमेशा देखना ये कैसे ओपन होगा। x - 5, अगर x 5 से लेस है तो ये आएगा -x - 5, मतलब इसको हमेशा हम लिखेंगे 5 - x। पर इसके बारे में, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है, तो यहाँ से दो कंडीशंस बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पहला, अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो x - y, ठीक है, और यहाँ देखो ये नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस लगा दो, चलो ये ना भी लिखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x - 5 = 2। सो ये बेटा कितना आएगा, 2x - y इज इक्वल्स टू 7। एक कंडीशन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर ये नेगेटिव होता तो ये ओपन होता -x + y, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस x - y = 2। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाता, तो y = 7 आता, y = 7 आता। तो अब देखो, आपको y = 7 का लाइन ऊपर कहीं मिलेगा 1 2 3 4 रखते हुए, तो y = 7, ये सेकंड कंडीशन। और जो ये आखिरी कंडीशन है इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से, ठीक है, चेक करना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। अगर मैं यहाँ पे x को 0 लेता हूँ, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y हो जाएगा -7। तो -7, थोड़ा सा और नीचे पुश कर देते हैं इसको, -7 यहाँ पे होगा। और अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो 3.5, 1 2 3.5 यहाँ के, ठीक है, मतलब यहाँ से पास करेगा, मुद्दे की बात, यहाँ से पास करेगा लाइन, ठीक है। और y x = 5 को कहाँ कट करेगा, x = 5 इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा 10 - y = 2, मतलब 3 पे, y की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, x = 3 पे कट करेगा, ऐसा।
दिस पॉइंट हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू 3 पे कट करेगा, सो 5,3, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस का 7 आया है, हाँ, -0, -7, और ये वाला y इक्वल टू 7 है, तो 0, प्लस का 7, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा x5 है, y7, ठीक है, 5,7, ठीक। आपसे कह रहे हैं कि ये जो एरिया बाउंड हुआ है, दिस एरिया, ये बाउंड हुआ है, ये आपको फाइंड आउट, ठीक है। ये फाइंड आउट करने का मतलब, आप ध्यान से देखो, ये ट्रेपेजियम है, चेक करो, दिस एरिया इज नथिंग बट ट्रेपेजियम। क्यों ट्रेपेजियम है? क्योंकि भाई ये दोनों साइड्स पैरेलल है, राइट। तो ये एरिया बाउंड वाला बताना। तो ट्रेपेजियम में एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। ये देखना है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये हाइट हो गया, पैरेलल साइड्स ये दोनों है। अब देखना है इनकी वैल्यूज कितनी होगी, -7 से +7, ये 14 हो गया, ये 3 से 7, तो ये 4 हो गया, बीच का डिस्टेंस 5 हो जाएगा, 0 से 5, 5, तो आंसर तुरंत लिखिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 14 + 4 इंटू हाइट 5, ये आ जाएगा 14, 4, 18, 18/2, 9 इंटू 5, 45 विल बी योर आंसर, ये आंसर। आई होप ये क्लियर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी ठीक सवाल है, देखो, एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें ए बी की वैल्यू 9 है और बी सी की वैल्यू 6 है, ये वाली वैल्यू 6, ठीक। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी। आपको याद होगा फर्स्ट लॉट में भी हम लोग ने इस तरह का एक सवाल किया था, पर ये उससे थोड़ा सा अलग है, उसमें एरियाज एपी में थे, इसमें एरियाज आप देखें जीपी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो पी और की 2 पॉइंट है, सच दैट एपी बी, एबीपी, और इसके बाद एपी क्यू और ए क्यू सी डी, ये एरिया देखना पड़ेगा, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा ए क्यू सी डी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ए पी बी, सबसे छोटे वाले से सबसे लास्ट वाला 4 टाइम्स है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, आप ट्रायंगल देखना, एक एरिया है ए बी पी, ए बी पी, दूसरा एरिया है ए पी क्यू, और तीसरा एरिया है ए क्यू सी डी। लिखा है कि इस वाले एरिया का मतलब, अगर ये x है तो ये 4x होगा, इट मीन्स कि ये 2x होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, राइट, 2 to 2 मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये इस रेशियो में है, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो चलो, इसका मतलब p यहाँ कहीं होगा, q उसके और आगे होगा, तो p पॉइंट यहाँ कहीं मार्क कर लेते हैं, दिस इज p पॉइंट, q पॉइंट उसके और आगे मार्क कर लेते हैं, दिस इज q पॉइंट। तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया और ये रिमेनिंग जो बचा है, इसमें रेशियो दिया है x, 2x और 4x, राइट। अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ बीपी, बीक्यू और क्यूसी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। अगर मैं ये डायगोनल को मीट कर दूं, ठीक है, तो रेक्टेंगल है, तो ये डायगोनल के इधर और इस डायगोनल के नीचे एरिया इक्वल होगा, सही है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल एरिया इसका कितना है, तो आप बोलेंगे, अगर मैं इसके लॉजिक से जाऊं, तो 4, 2, 6, 7, 7 का आधा करना पड़ेगा, एक काम करो इसको डबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो ही तो है, ठीक है, आधा करने में आराम रहेगा। 8, 4, 12, तो 14, ठीक है, 14, इसका मतलब 7 ऊपर होगा, 7x, इसमें से 2x यहाँ पे, 4x यहाँ पे, तो x एरिया इधर होगा, ये भी 7 होगा। अब आपको एक बात पता होगी, देखिए, कोई भी ट्रायंगल आप लीजिए, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, बेस तो सभी का सेम है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपकी प्रॉपर्टी है छोटी सी, कि अगर बेस कॉमन है, ठीक है, कॉमन बेस मतलब बीसी पे ही आप सारे पॉइंट्स ले रहे हैं, तो बेस तो वहीं से लेना है, ठीक है, किसी का बेस बीपी है, किसी का पीक्यू है, किसी का क्यूसी है ना। मैं 3 ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, ए बी पी,
ए पी क्यू और ए क्यू सी, ठीक है, इन तीन ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बेस लाइन कॉमन है बीसी, इसका मतलब इनका हाइट सेम होगा। हाइट सेम होगा इसका मतलब ये होगा कि जो एरिया का रेशियो होगा वो बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा, राइट। एरिया आपको पता है, एरिया है 2 4 x, तो इनके बेसिस क्या क्या है, 2 वाले का बेस है बीपी, 4 वाले का बेस है पीक्यू, और x वाले का बेस है क्यूसी। ये तीन बेस है, और क्या इन्हीं तीनों बेसिस का रेशियो पूछे हैं, तो इनका रेशियो एरिया के रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो 2x 4x और x का जो रेशियो होगा वही इन तीन साइड्स का भी रेशियो होगा। सो आंसर विल बी 2 4 1, 2 4 1 बोले तो ऑप्शन सी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सवाल, आई वुड से दिस इज इजी क्वेश्चन, पर कैलकुलेटिव है, जो लोग कैलकुलेशन से डरते हैं अलजेब्रा की तो उनको दिक्कत आएगी। आप एक चीज नोटिस करो, चाहे आपका ज्योमेट्री हो, अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, चाहे आपका मेंसुरेशन हो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, या चाहे अरिथमेटिक हो, एंड अलजेब्रा तो खुद है ही, इन सब में अलजेब्रा और नंबर्स यूज हो रहा है। तो मेन बात ये है कि आप जो चीज बच्चे से बात पूछो, कि अभी बच्चे से पूछो कि आप बच्चा क्या पढ़ रहे हो, तो कहेगा अरिथमेटिक पढ़ रहा हूँ, आगे क्या प्लान है, अलजेब्रा और नंबर्स नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो टफ है, वो आता नहीं है, वो ऐसा है, मुझे समझ नहीं आता, बहुत सारी ऐसी बातें बता दी जाएंगी। ज्यादातर बच्चे, और ज्यादातर बच्चों का ही 90+ नहीं आता है, मतलब कम बच्चों का आता है, इसका मतलब उनकी अप्रोच अलग है ना। तो अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम पे अगर आप काम कर लो, अभी 3 महीना है, तो आप ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक, इनके अगर आप बेसिक्स भी जानते हो और अलजेब्रा नंबर सिस्टम आप डीप में जानते हो, तो बेसिक्स ऑफ दीज थ्री एंड अलजेब्रा नंबर सिस्टम का बिल्कुल कोर कंसेप्ट आप इन दोनों से मिलकर देखेंगे, बहुत सारे सवाल 23 में भी बने थे। एक्सपेक्टेड है कि अगर वही क्राइटेरिया 24 में भी फॉलो हुआ तो आपको वैसा ही पेपर देखने को मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अलजेब्रा और नंबर सिस्टम पे काम करें, ओके। सो the triangle is drawn with its vertices on a circle C such that one of its side is a diameter of C. Very good. ये तो बढ़िया हुआ। तो एक सर्कल है, एक साइड डायमीटर है, इसका ये मतलब हुआ जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी, आई होप ये पता होगा। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब अदर टू साइड्स में रेशियो है ए और बी का, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये साइड ए एक्स है तो ये वाला साइड बी एक्स होगा, और ये रेडियस आर बोला गया तो ये वाला साइड 2r होगा, करेक्ट है। आपसे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो देखो बेटा आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट, ए एक्स इंटू बी एक्स। बट प्रॉब्लम ये है, जो ऑप्शंस दिए गए थे इस क्वेश्चन में, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल आ गया। तो देखो इसमें एक और प्रॉपर्टी लग सकती है, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। सो हाफ ए बी 4r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2ab r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वन ऑफ द ऑप्शन था, ये आपका आंसर, ठीक है। ये इजी सवाल बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज ट्रिकी वन, इसका कंसेप्ट सभी को पता है, बट ये कंसेप्ट जो आप अप्लाई करने वाले हो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए सवाल देखिए, 40 लीटर मिल्क है, इसमें आपने 4 लीटर रिमूव किया और उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, इसका ये मतलब हुआ कि आप हर प्रोसेस में, प्रोसेस क्या है, 4 लीटर रिमूव करना है और 4 लीटर पानी मिला देना है। अगर आपकी यही प्रोसेस, देखो क्या लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग 4 लीटर ऑफ लिक्विड इन कंटेनर विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कंटिन्यूड रिपीटेडली, ठीक है। अगर आप ये रिपीटेडली चला रहे हैं, यही चीज चल रही है, वाटर मिलता जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो मिल्क था स्टार्टिंग में, मिल्क था प्योर मिल्क, ये डाइल्यूट होता रहेगा, ठीक है। और ये डाइल्यूट होते होते एक समय ऐसा आएगा, जो इसमें एक सवाल पूछा है
कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन कंटेनर बिकम्स लेस देन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधा आधा भी हो जाए तो इक्वल है, मतलब आधे से भी कम पानी हो मिल्क हो जाएगा। ठीक है, ये मुद्दा है। तो देखो स्टार्टिंग में अगर मिल्क है तो इसका ये मतलब हुआ कि 100% मिल्क है, राइट, 100% मिल्क है। और फैक्टर क्या चल रहा है, फैक्टर आप चेक करिए, 40 से 4 कम करो तो 36, और फिर 4 ऐड करो तो 40। ठीक है, तो फैक्टर इसमें चल रहा है, डाइल्यूशन फैक्टर 36 अपॉन 40 का मतलब ये है कि ये 9/10 है। 9/10 का मतलब है कि हर प्रोसेस के बाद, आफ्टर एवरी प्रोसेस, अब ये रिजल्ट आ रहा है, आफ्टर एवरी प्रोसेस आप 10% क्या कर दे रहे हैं, 10% कम कर दे रहे हैं। आफ्टर एवरी प्रोसेस आप 10% कम कर दे रहे हैं। आपसे कह रहा है कि सबसे कम नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस कितने बार करना पड़ेगा। देखो 10% कम कर, अब एजेंडा क्या है, एजेंडा सुनो। एजेंडा ये है कि आखिरी में जब ये प्रोसेस चलते 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 जब फाइनल आएगा, यहाँ पे मिल्क लेस देन 50% हो जाना चाहिए, है ना। तभी तो मिल्क वाटर से कम होगा। 50-50 हुआ तब भी इक्वल, कम करना है तो 50 से भी कम हो जाना चाहिए। देखो 10% कम करने से 50% से नीचे नहीं जाओगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, 2 बार प्रोसेस करोगे, 2 बार करोगे तो अब देखा ये आपको आना चाहिए। इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आप फॉर्मूला लगा दो, a + b + ab/100। इससे जो चेंज आएगा, 2 प्रोसेस से चेंज आएगा माइनस का, मैं मान रहा हूँ कि आपको आता है, माइनस का 19%। तो अगले दो प्रोसेस में फिर से इफेक्टिव चेंज माइनस का 19% आएगा। मतलब 4 प्रोसेस हो चुके हैं। 4 प्रोसेस के बाद अब आप चेक करना, 38, नेगेटिव का 38 प्लस 19 × 19 प्लस हो जाएगा। इसको मोटा मोटा 20-20 लेके चलें तो 19 × 19/100 मतलब 4% और आएगा, मतलब माइनस का 34 आएगा। अभी भी -34 पहुंचे हैं, -50 नहीं पहुंचे हैं। 2 प्रोसेस और चलाते हैं, 2 प्रोसेस और चलाते हैं, इसमें फिर से 19 आएगा, है ना। -34 तक पहुंच गए थे, -34 प्लस 34 × 19 मतलब 30 और 20 भी लेके अगर हम सोचें, क्योंकि उससे ज्यादा ही होगा, 30 और 20 लेके भी सोचें तो 600, 600/100 6, मतलब अभी भी आप चेक करिए। अच्छा 19 ऐड भी होगा इसमें, वेट ए मिनट, 34 माइनस का और 19 माइनस का, ये ऐड कर दो पहले। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा आपका 53 माइनस का, और हाँ 34 और 19 का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 600/100 करोगे तो 6। तो ये देखो फिर से 50 से नीचे चला गया, इसका मतलब अभी कितना गया, ये गया आपका 47 के अराउंड। अगर मैं एक, अब ये कंफर्म है, अगर मैं एक और प्रोसेस कंप्लीट कर दूं 10% का, तो 47 -10 ये 57 से कंफर्म नीचे चला जाएगा। 57, 57, इसके इसके अलावा 47 और इसका प्रोडक्ट आएगा मोटा मोटा 4.7, 100 से डिवाइड करके। अब ये 50 से नीचे नहीं जाएगा। तो कुल मिला के कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रोसेसेस कम से कम आपको चाहिए, 7 प्रोसेसेस। ये मेरा तरीका है, हो सकता है कि आपको नेट पे और भी तरीके मिल जाए, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ इस सवाल को। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल। जैन bought a certain number of white shirt at the rate of 1000, इसका कॉस्ट है 1000, एंड certain number of blue shirts जिसका कॉस्ट है 1125 पर शर्ट। For each shirt he then set a fixed market price which is 25% higher than the average cost of all the shirts। एवरेज कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए कितना आएगा, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ब्लू एंड व्हाइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। अब मार्केट प्राइस क्या फिक्स करा उसने, उससे 25% हायर, मतलब ये जो भी नंबर है, ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय W + B
इसका 25% हायर का मतलब हो गया 5/4 टाइम्स, ये मार्केट प्राइस है। देन he sold all the shirts at a discount of this, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ है कि इस पे अगर आप डिस्काउंट करा दें 10% का, हमें डायरेक्टली यहाँ से मार्क प्राइस हटा के सेलिंग प्राइस कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा इस पे 10%, इसी पे 10% डिस्काउंट करने का मतलब 9/10 टाइम्स, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस अगर ये है और ये कॉस्ट है अगर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है टोटल जो आएगा 51,000। देखो ये जो मैंने लिखा है ये एवरेज का मतलब हो गया ईच शर्ट, ठीक है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। अगर आप इसमें माइनस करेंगे ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हर शर्ट का प्रॉफिट आएगा। उसमें अगर नंबर ऑफ शर्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, है ना। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये नंबर तो कॉमन है, ओके। सो मिलेगा क्या? मिलेगा ये कॉमन नंबर पहले बाहर कर लो। आई नीड सम कॉमन सेंस फ्रॉम योर साइड, ये कॉमन आया, ठीक है। अब ये देखना जरा, ये कटेगा क्या? हाँ ये कटेगा, और कुछ जाएगा नहीं जाएगा। ये हो गया 9/8, 9/8 में से कॉस्ट वाला 1 बचेगा, कॉमन पूरा आ गया। अच्छा, ये आ गया एक शर्ट का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ शर्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखोगे ये इससे कैंसिल, इसी की वैल्यू दे रखी है 51,000। तो कुल मिला के हमारा इक्वेशन बन गया 1/8 टाइम्स ऑफ दिस वाला नंबर इज इक्वल्स टू 51,000, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा, कैलकुलेशन ठीक है ना? ठीक है, डन 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 डन। ओके, सो 1000 W प्लस 1125 B इज इक्वल्स टू 51,000 इंटू 8, ये आ जाएगा भाई, है ना। ना, अब आप देखिए ये भी 125 का मल्टीपल है, ये भी 125 का मल्टीपल है, यहाँ 1000 है तो यहाँ भी 125 से डिवाइड हो जाएगा। मैं 125 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 8W, 9B, ये आ जाएगा 51 इंटू 8, और एक 8 ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स बताने हैं आपको कितने हो सकते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल इक्वेशन बन गया, टू वेरिएबल सिंगल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के तमाम तरीके हैं, ठीक है। आप, मैं कैसे कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि आप बी की वैल्यू 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर वहां से नंबर ऑफ शर्ट निकालें व्हाइट वाले। मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है ये फाइंड आउट करने का तरीका होता है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। तो अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो इसका रिमाइंडर तो 0 हो गया, इसका रिमाइंडर आएगा 1, और बी, बी, ठीक है, इसका रिमाइंडर बी हो गया। इस साइड रिमाइंडर 0 आएगा, इसका ये मतलब हुआ कि बी एक ऐसी वैल्यू लो जिसमें 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 हो जाए, क्योंकि इस साइड रिमाइंडर 0, इफेक्टिव रिमाइंडर 0 लाना है। तो बी की वैल्यू 8 ही हो सकती है, तो बी की एक ऐसी वैल्यू 8 हो सकती है, करेक्ट है। अगर बी 8 हो गया तो डब्ल्यू कितना होगा? अब ऐसा मत करना कि बी 8 रख के फिर माइनस कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, नहीं। देखो 8W, B इंटू 8, सॉरी 9 इंटू 8, और यहाँ भी देखो 51 8 इंटू 8, तो 8 से डिवाइड मार दो पहले। 8 से जैसे डिवाइड मारोगे तो B+9 इज इक्वल टू, एक 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 408। W की वैल्यू आ जाएगी 399, तो W आ जाएगा 399। अच्छा, इस केस में टोटल शेयर्स कितने? इस केस में टोटल शेयर आएंगे बेटा तुम्हारे 407, ठीक है। अच्छा, और भी केसेस हो सकते हैं क्या? हाँ, अब हो सकते हैं, देखो अगर आप इधर 8 ऐड करोगे तो यहाँ पे 9 माइनस होगा, तो इफेक्टिवली -1 आपको नंबर ऑफ शर्ट में दिखेगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट में। इसका मतलब यहाँ के बाद टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कम होंगे, तो सबसे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आपसे पूछे तो आंसर होगा 407। अच्छा सवाल है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। A certain amount of money is divided equally among n person, ईच वन रिसीव्स इतना। तो ये तो सीधा सीधा हो गया,
कि टोटल अमाउंट है इतना, ठीक। इफ 2% रिसीव्स इतना 4506 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग अदर पर्सन। देखो अगर दो लोग निकाल दिए तो बचे कितने, n-2। उन लोगों में इक्वली कुछ पैसा डिवाइड करना है। ईच ऑफ देम रिसीव लेस देन और इक्वल टू 330। ये इंटरेस्टिंग। देखो पहले काम करते हैं, टोटल है इतना, ठीक है। पहले आपसे इसके बाद कहा गया कि अगर दो लोगों को 506 दे दिया जाए, इसका मतलब 1012 आपने डिवाइड कर दिया, मतलब बाकी के बचे n-2 लोग, ठीक है। इनको आप 330 या उससे कम दे सकते हो, ये लिखा है। अब 330 या उससे कम का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने मैक्सिमम 330 दिया, मैक्सिमम कितना दिया, 330 दिया, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इस या तो इसके इक्वल हो जाएगी, या मैंने अगर उससे कम दिया तो इससे कम हो जाएगी, पर इससे अधिक नहीं हो सकती। ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ एक इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगा कि ये जो टोटल वैल्यू है या तो इसके टोटल के बराबर होगा या उससे कम होगा, है ना। जाहिर सी बात है, इससे आगे नहीं आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा एक बार। 1024, सॉरी 1012, हाँ यही आएगा। 330n माइनस 660 इज लेस देन और इक्वल टू इतना, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूँ 330 सामने लिखे गया 22n, इधर माइनस हो जाएगा, 1000 में से 600 गया, 1000 में से 600 गया 400, 400 से 60 घटाया, 400 से 60 घटाया तो मिलेगा 340 और 12 352। तो n का जो वैल्यू होगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक मिनट, 330 वाला जो मैंने लिखा था, ईच ऑफ देन रिसीव लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का मतलब हो गया या तो उससे कम या 330 के बराबर, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं 330 बाकी के लोगों को पूरा पूरा दे देता हूँ तो ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। ये हो गई इसकी मैक्सिमम लिमिट। अगर ये मैक्सिमम है, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज होगा आई गेस। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। 22 से डिवाइड करेंगे, यस, यस ये चेंज होगा यहाँ पर। देखिए ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं तो ये इससे ऊपर निकल जाएगा, अब ठीक है। सो एन ये आ जाएगा, ये डिवाइड करना बेटा, ये होगा आपका एक बार 22, एक बार, फिर होगा 6 बार, ठीक। तो यहाँ से आ रहा है एन इज लेस देन और इक्वल टू 16। एन इज लेस देन और इक्वल टू 16 का मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 16 हो सकती है, और यही आपसे पूछा गया, ठीक है। यहाँ क्या है कि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू दे दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर अगला सवाल। In a company, 20% of the employee work in manufacturing department. This is easy question. Total जो भी employees हैं, suppose 100x employees हैं, उसमें से 20x मैन्युफैक्चरिंग में है, इसका मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग में 80x होंगे। ये तो हो गया नंबर। इसी तरीके का एक डिवीजन और है, वो है सैलरी में। सैलरी का डिवीजन क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है लोग, उनको 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी मिलती है। मतलब अगर मैं टोटल सैलरी को 6x लिखूं तो उसमें से 1/6 मतलब x मैन्युफैक्चरिंग को जाएगी और 5x नॉन मैन्युफैक्चरिंग को जाएगी। आपसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो एवरेज सैलरी का, किसके 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 बीच में, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, टोटल सैलरी अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल सैलरी x, नंबर ऑफ पर्सन 20x, x ले लिया है। अच्छा तो इधर ए ले लो, इधर ए ले लो, ठीक है, अलग अलग रखना है।
ओके, सो a अपॉन 20x रेशियो 5a अपॉन 80x, तो 20x से 80x 4 टाइम्स कैंसिल, a से a कैंसिल, रेशियो आ जाएगा 1:5/4, जिसको भी मैं सिंप्लीफाई करूं तो 5:4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये आसान सवाल।